हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहां से वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे, वहां पर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है 7.4 विच इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं, कहां से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करते हैं, राइट। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 मेजर सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है कोल, ठीक है। दूसरा सोर्स है नेचुरल गैस, जो तीसरा सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बड़ा सोर्स, वो है पेट्रोलियम, ठीक है। अब हम इन तीनों सोर्सेज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो 3 सोर्सेज आपके सामने, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये बेसिकली होते क्या हैं? इनको आप बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, राइट। ये तीनों चीजें क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब फॉसिल फ्यूल का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और खासतौर पर जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको आइडिया होगा फॉसिल फ्यूल्स का। अब फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं? नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे ये फ्यूल्स हैं, या इनको आप क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्सेज हैं, राइट। अब ये फ्यूल्स या एनर्जी सोर्सेज बनते कैसे हैं? Fossil fuels are formed by the decomposition of dead organisms after passing millions of years ठीक है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि सम टाइम, ये जो ड्यूरेशन है, ये एक्सीड कर जाती है 650 मिलियंस ईयर्स, ठीक है। 650 मिलियंस का मतलब है 65 करोड़ साल, ठीक है। अब देखें, ये जो फ्यूल या एनर्जी सोर्सेज हैं, ये बनते कैसे हैं? डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। अब डेड ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, राइट। डीकंपोजिशन क्या होती है? गलना सड़ना, उनका डिके होना, ठीक है। जब प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनकी डीकंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके ऊपर, राइट। आफ्टर पासिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको आप फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और कभी कभी 650 मिलियन ईयर्स तक गुजर जाने के बाद ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डीकंपोजिशन के बाद फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं जरा कोल को, कि कोल जो है क्या होता है और ये कैसे बनता है, और कोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है, राइट। अब कोल पर आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोल को मैंने 3 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला जो पॉइंट है कि व्हाट इज कोल, कोल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, कोल बनता कैसे है, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट है कि कोल एज ए source of organic compounds,
राइट। सो ये इस तरह से समझना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा और याद करने में भी आपको आसानी होगी। जब आपके माइंड में होगा कि यार 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कि कोल होता क्या है, कोल बनता कैसे है, और कोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कैसे है, राइट। सो इस तरह से आपको याद करने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, राइट। अब कोल होता क्या है, व्हाट इज कोल बेसिकली? कोल इज ए black or dark brown solid rock that contains mostly carbon and other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen and सल्फर। ठीक हो गया। कोल क्या होता है? कोल ब्लैक कलर का या डार्क ब्राउन कलर की सॉलिड रॉक होती है, ठीक है। अब उसका जो मोस्टली पार्ट होता है कोल का, वो कंटेन करता है किस पर? कार्बन पर। सबसे जो ज्यादा पार्ट होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? कार्बन होता है कोल के अंदर। और इसके अलावा कुछ परसेंटेज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की भी होती है, राइट। ये तो हो गया कोल। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोल बनता कैसे है, ठीक है। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू remains of trees inside the earth crust after 500 millions years, ठीक है। कि जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, और वो इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं, जमीन के अंदर धंस जाते हैं, ठीक है। और कितना अरसा गुजर जाता है? 50 करोड़ साल गुजर जाते हैं। देन जो चीज बनती है उसको आप क्या बोलते हैं? कोल बोलते हैं, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज ये एक जमीन है, ठीक है, इस पर एक दरख्त लगा हुआ है, ठीक है। अब जाहिर है इस दरख्त की कोई ना कोई एज होगी, इस ट्री की कोई ना कोई एज होगी, ठीक है। जैसे तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एज होती है, ठीक है। 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल। सो इसकी दरख्त की कुछ ना कुछ एज होगी। जब ये एज अपनी कंप्लीट कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक ना एक दिन इसने क्या हो जाना है? डेड हो जाना है। तो जब ये डेड हो जाएगा, ठीक है, इसने गिर जाना है। अब देखें जब ये डेड हो जाएगा तो इसका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा, ठीक है। ये फर्दर फूड नहीं बना पाएगा, ठीक है, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर क्या होता है? इस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मींस जो इसकी डीकंपोजिशन है बेसिकली वो स्टार्ट हो जाती है, डिके स्टार्ट हो जाता है, इसका गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हमें आपको भी कभी एक्सपीरियंस हुआ हो
कि लाइक कोई भी इंसान मरता है जब, या कोई जानवर मरता है, अगर उसकी लाश 1-2 दिन तक पड़ी रहे, ठीक है, सो आपने नोट किया होगा कि उसके अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया, बंद हो गया काम करना, उसने बंद कर दिया, और उस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो सेम चीज दरख्तों के साथ भी अक्कर होती है, ठीक है। अब जब इस पर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस अक्कर होते हैं, देन जो इसकी पहली स्टेज है उसको बोलते हैं हम पीट, ठीक है। ये जो दरख्त है पीट में कन्वर्ट हो जाता है, जो पहली स्टेज है, ठीक है। अब ये पीट क्या होती है, ये जमीन के ऊपर ही होता है कि जब दरख्त जो है वो गल सड़ जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, टूट जाए, देन गलने सड़ने के बाद जो इसकी फॉर्म बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, राइट। अब जैसे ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ठीक है, ये पीट की तस्वीर है, जो पहला स्टेज है ट्री के डेड होने के बाद, राइट। अगर आप लोगों को किसी को जंगल का एक्सपीरियंस हुआ हो या कहीं ऐसी जगह का एक्सपीरियंस हुआ हो जहां पर दरख्त डेड हुए हुए हों, ठीक है, सो उन्होंने में भी ये पीट को नोट किया हो, पीट को देखा हो, राइट। अब इस पीट पर फर्दर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा कि सपोज हवा चलती है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, राइट। सो ये जो पीट होगी ये जमीन के अंदर दबना स्टार्ट हो जाएगी, इसके ऊपर मट्टी की या रेत की जो भी है उसके ऊपर पीट के ऊपर लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है, राइट। फिर कुछ साल गुजरने के बाद ये पीट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज में, जिसको आप बोलते हैं लिग्नाइट, ठीक है। ये पीट कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये जो स्क्रीन पे आपको तस्वीर नजर आ रही है ये लिग्नाइट की तस्वीर है, राइट। अब ये थोड़ी बेहतर फॉर्म है कोल की, पीट से ज्यादा बेहतर फॉर्म है, पीट से ज्यादा अच्छी फॉर्म है, ठीक है। अब लिग्नाइट पे फर्दर जब प्रेशर इंक्रीज होगा, मींस के फर्दर लेयर्स चढ़ती जाएंगी मट्टी की या रेत की, ठीक है, या डिफरेंट सब्सटेंसेस की, डिफरेंट मटेरियल्स की। ये लिग्नाइट जो है मजीद जमीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ साल गुजरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है बिटुमिनस, ठीक है, या जिसको सब बिटुमिनस भी बोलते हैं, राइट। ये कोल की एक और ज्यादा बेहतर फॉर्म है, एक और ज्यादा अच्छी फॉर्म है। ये जो स्क्रीन पे तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली बिटुमिनस की है, ठीक है। ये पीट और लिग्नाइट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल है, राइट। फिर बिटुमिनस पे फर्दर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फॉर्म आती है, प्योरेस्ट फॉर्म जो कोल की आती है, उसको आप बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है। ये बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट ये सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल है, जिसको आप एंथ्रासाइट बोलते हैं। ये जो स्क्रीन पे तस्वीर आपको नजर आ रही है ये बेसिकली एंथ्रासाइट की तस्वीर है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं, कोल की ये जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, ठीक है, ये हमने किस बेस पे इनको डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है। ये एक तो मैंने अभी बताया आपको कि क्वालिटी की बेस पे, ठीक है। पीट से अच्छी क्वालिटी का जो कोल है वो लिग्नाइट है, लिग्नाइट से जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो बिटुमिनस या सब बिटुमिनस है, और बिटुमिनस से जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो एंथ्रासाइट है, राइट। अब हमने ये स्टेजेस किस बेस पे दी हुई हैं, ये स्टेजेस दी हुई हैं हमने कार्बन कंटेंट की बेस पे, ठीक है। अब ये जो सिंपल जो ट्री होता है ना, इसमें जो कार्बन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 40% होती है, राइट। बाकी परसेंटेज ये डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है। इसी तरह जो पीट है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 60% होता है, ठीक है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का।
कोल होता है। पीट से अच्छी क्वालिटी का कोल होता है लिग्नाइट, इसमें 70% कार्बन कंटेंट होता है, राइट। इसी तरह बिटुमिनस में 80% कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट में ग्रेटर देन 90% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। इसी बेस पे हम लोगों ने इसकी क्वालिटी में डिवाइड किया हुआ है कोल को, राइट। अब हम देख लेते हैं कोल एज ए फ्यूल या एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखें, अगर आप कोल की कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, देन आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोनाइजेशन क्या होती है? कार्बोनाइजेशन होती है हीटिंग ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहां पर सब्सटेंस क्या है? कोल है, राइट। हीटिंग ऑफ ए कोल इन absence of air to produce black porous solid, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप कोल को गर्म करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, सो आपको कोल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्लैक सुराखदार सॉलिड में, पोरस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। ये कोक बेसिकली कार्बन ही होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ना, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि हीटिंग of a substance at a higher temperature to collect volatile substance, ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस को आप हायर टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उसको तोड़ते हैं, टू कलेक्ट वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस हासिल करने के लिए, अब ये वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है? वोलाटाइल सब्सटेंस कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको आप वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी आप वेपराइजेशन कर सकते हैं, उसको हम वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं, राइट। अब देखें, जब आप कोल की कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, देन आपको 3 चीजें मिलती हैं: कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ठीक है। अब कोक जो होती है बेसिकली वो तो कार्बन ही होती है, ठीक है। कोल तार क्या होती है? ये एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली रोड्स बनाते हुए आप यूज करते हैं, राइट। इसी तरह जो कोल गैस होती है, अब ये मिक्सचर होती है गैसेस का, कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन का और हाइड्रोजन गैस का। ये जो कोल गैस है 3 गैसेस का मिक्सचर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, राइट। अब आपके पास ये जो कोल तार है, ठीक है, इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोल तार में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनको आप कैसे हासिल कर सकते हैं?
that can separate out by fractional डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली आप लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे आप अलग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉमन से एग्जांपल देता हूं कि वाटर है, वाटर के अंदर आपने कुछ अल्कोहल ऐड कर दी। ठीक है, अब उसको आपने मिक्स कर दिया वाटर और अल्कोहल को। अब आपने क्या करना है, अब आपने वाटर और अल्कोहल को दोबारा से अलग करना है। आप कैसे करेंगे, आप उस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। अब जब हीट करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, राइट। सो जब आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगी, किस चीज के वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अल्कोहल के वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसको आप कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे और अलग कर लेंगे, राइट। सो अगर आप टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस पर 85 तक आप मेंटेन रखेंगे, देन आपको क्या मिलती जाएगी, अल्कोहल मिलती जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। सो इसी तरह से जब आप कोल तार को गर्म करते हैं, सो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते जाते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन की कि जो कोल रिसोर्सेज हैं इन पाकिस्तान वो कितने हैं, 184 बिलियन टन्स, राइट। पाकिस्तान में जो कोल रिसोर्सेज हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 184 बिलियन टन्स हैं। ठीक है, अब 80% कोल is used for making या baking bricks in limekilns। ठीक है, 80% जो कोल है वो यूज होता है ईंटें बनाने में। ठीक है, इन लाइम किल्न्स। ठीक है, ये जो भट्टी होती है ईंटें बनाने की, ठीक है, ये भी बेसिकली ईंटों की ही बनी हुई होती है, राइट। सो 80% तो हो गया यूज इसका ईंटें बनाने में। ठीक है, बाकी का जो यूज है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, घरों में आप यूज करते हैं, राइट, एंड फॉर पावर जनरेशन। आजकल कोयले से चलने वाले पावर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सो बाकी का जो यूज है कोयले का वो डोमेस्टिक पर्पस, मतलब घरों में या इंडस्ट्रीज में, ठीक है, या पावर जनरेशन के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब सिंध कोल अथॉरिटी एंड डायरेक्टरेट्स मींस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये सब के सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाए जाएं कोयले के। ठीक है, इसके लिए बहुत सारा काम हो भी गया है और आजकल, अगर मैं आजकल की बात करूं, सो बहुत से शहरों में जो हैं वो पावर प्लांट्स कोयले से चलने के काम कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से हमारा ये कोल का जो टॉपिक है ये तो हुआ ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेक्स्ट सोर्स है, विच इज़ नेचुरल गैस, राइट। अब नेचुरल गैस बेसिकली तो किसको बोलते हैं, CH4 को, मीथेन को आप नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस जो होती है ये एक लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है।
ठीक है, मीन्स कि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, लो होता है, तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब नेचुरल गैस में मीथेन के अलावा कुछ कंटेंट बाकी हायर हाइड्रोकार्बन्स का भी होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो हैं इथेन, इसी तरह प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसेस भी होती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम भी नेचुरल गैस में शामिल होती हैं। ठीक है, अब नेचुरल गैस बेसिकली एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है कुछ कंट्रीज में, राइट, स्पेशली इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज deficient in the production of mineral oil and coal। अब पाकिस्तान में जो मिनरल ऑयल है वो तो निकलता नहीं है, ठीक है, और कोल भी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कि हम कोल जो है हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा कर सके, राइट, इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक पर्पसेस में। सो इस वजह से हम नेचुरल गैस को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं उन कंट्रीज़ में जो कि डेफिशिएंट हैं इन मिनरल ऑयल एंड कोल। मिनरल ऑयल में जो ज़मीन से निकलने वाला तेल होता है, ठीक है। अब एज गैस इज चीपर, जो कि आजकल तो नहीं है, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अभी सस्ती है गैस, ठीक है, आजकल नहीं है, आजकल हमारा तेल तक निकला हुआ है, ठीक है, महंगाई से। सो गैस सस्ती होने की बिना पे इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज हो रही है एज ए पावर जनरेशन। ठीक हो गया। और इन जनरल इंडस्ट्रीज मींस के जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कारखाने वगैरह हैं, एंड इन डोमेस्टिक पर्पसेस ये यूज हो रही है एज ए फ्यूल। ठीक है, सो ये तो था सेकंड सोर्स नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, आप भी कह रहे होंगे सर जी मुकाओ ना, लेक्चर लंबाई हो गया। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। इसी लेक्चर को जो थर्ड इसका जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का विच इज़ पेट्रोलियम, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।